निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमपोषित सदा नीरा नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमपोषित सदा नीरा नदी है आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यमुना नदी जो है हिमपोषित सदा नीरा नदी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और हिमपोषित सदा नीरा नदी किसे कहते हैं? तो यमुना को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका क्या होगा? ऑप्शन ए ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जितेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत माता 1905 में भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक कृति है। तो आपको सन भी याद रखना है। सन क्या है? 1905। क्या है? 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुर्ग का कोडव समुदाय उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो कौन सा समुदाय जो है उत्सव के दौरान कौन सा उत्सव है जिसके दौरान जो है पूजा करता है? कुर्ग का कोडव समुदाय। कुर्ग का कोडव समुदाय किस उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है आपसे पूछा गया है। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए भगोरिया, ऑप्शन बी कैलपोथ पोध, ऑप्शन सी थाईपुसम, ऑप्शन डी मड़ई। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल पोध। कौन सा उत्सव? तो कैल पोध उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यह क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, तो सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। आपको फिर से याद रखना है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। ये जो है 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में विभाजित किया गया है, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। हम आमतौर पर इसे क्या कहते हैं? तो इसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। ये इसका सूत्र होता है। विबग्योर से सभी जो है रंग याद हो जाते हैं। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश मिलता है, जो कि सफ़ेद प्रकाश है। जब हम इन सभी रंगों को साथ मिला देते हैं तो कौन सा हमें रंग मिलता है? तो सफ़ेद प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा छोड़े गए विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक भाग है, विशेष रूप से अवरक्त, दृश्यमान और पराबैंगनी प्रकाश में। तो अगला प्रश्न, अंग्रेजी में निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था? तो अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने पर कब्जा कर लिया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? कुशासन का आरोप किस जो है रियासत पर लगाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। क्या होगा? अवध पर जो है कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था। किसके जो है? कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा कर लिया गया था। अवध पर मौजूदा नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन करने के बहाने अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अवध 1857 के विद्रोह का क्या था? तो अवध जो है 1857 के विद्रोह का क्या था? तो केंद्र था। विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुआ। तो विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुई थी। और 1857 में जो है विद्रोह का केंद्र कौन था पूछा जाए तो अवध था। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, असम में। कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। यह मंदिर कालचक्र तंत्र मार्ग का केंद्र और
अम्बुबाची मेले का स्थल है। यह एक वार्षिक त्यौहार जो देवी की मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। तो जो है यह इसमें याद रखना है पॉइंट आपको, जो देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, असम में। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम, ऑप्शन बी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडेड इन इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हैजा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई बार पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिया गया है, कोई क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं लिया गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। रेबीज जो रोग है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। क्या पूछा गया था? कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेबीज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था, आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफिर, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बनाया गया था, आपको बताना है जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, इक्तियोलॉजी किससे संबंधित है? इक्तियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, ऑप्शन बी मछलियों के अध्ययन, ऑप्शन सी पक्षियों के अध्ययन, ऑप्शन डी कीटों के अध्ययन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछलियों के अध्ययन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, मछलियों के अध्ययन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फालेंगस, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी पेल्विस। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है तो आपको बताना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए अस्थिभंजक, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा अस्थिभंजक जो है अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है। बाकी सभी जो अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की क्या हैं? रक्त कोशिकाएं हैं। जो अस्थिभंजक है ये जो है रक्त कोशिका नहीं है, जो है अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थि सघनता और क्षमता के द्वारा ह्रास को क्या कहा जाता है? तो अस्थि सघनता और क्षमता के ह्रास को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए अस्थि सुस्थिरता, ऑप्शन बी अतिकायता, ऑप्शन सी तंतु दुर्विकसन, ऑप्शन डी अस्थिभंग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुस्थिरता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुस्थिरता। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा रोग होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हुई हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? तो विटामिन डी की कमी के कारण इसमें कौन सा रोग होता है जो बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा रोग। सूखा रोग होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हुई हड्डियाँ विकसित नहीं हो पाती। तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चेरो नृत्य आपसे पूछा गया है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी
मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, इसमें ऑप्शन सी बार बार जो है टाइप हो गया है, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। चेरो नृत्य जो है मिजोरम राज्य का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न दिया गया है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? पूछा गया है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा आप सभी लोगों ने खाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने। तो लिट्टी चोखा जो है निम्नलिखित किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार, इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के जो है कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 3। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4A जो है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इधर आ गया 1830 और जो ये ऑप्शन डी है 1835। तो ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1835। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1891 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी 1891 में जो है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था? तो 1751 में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। अंग्रेज जो है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में विजयी हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो सभी को पता होगा इसका उत्तर। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1905 में। कब किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? आपसे पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयनमंडल, ऑप्शन डी इधर आ गया है समताप मंडल। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल जो है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा जो है विश्व और हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? महान हिमालय। कौन है? महान हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसे सागर माथा भी कहा जाता है। और जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन होगी? नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। क्या होना चाहिए? 25 वर्ष जो है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जो दिया गया 30 वर्ष, 30 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष किसके लिए उम्र होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? तो 21 वर्ष जो है सरपंच के लिए होनी चाहिए। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, भारत का प्रधानमंत्री
या मुख्यमंत्री के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, और 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, या 35 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, 21 वर्ष किसके लिए, तो सरपंच के लिए। आपको कॉपी में नोट करते रहना है। अगला प्रश्न, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, तो कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, पूछा गया। ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन ए 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में प्रावधान। तो 6ठी अनुसूची में आपको याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के रूप में प्रावधान करता है। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाएं हैं। क्या हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषाएं दी गई हैं। और इसमें जो दिया गया है 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो कुछ अधिनियमों, 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन किसमें दिया गया है, तो 9वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं, CAG का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है, तो आपसे पूछा गया है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी संसद होगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा एंड लास्ट तक देखें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो से आपको सीधे पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर इसमें आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल में जो है साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। अगला प्रश्न दिया गया है, उन भाषाओं में से एक है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। तो ऑप्शन ए बर्मी, ऑप्शन बी सिंगली, ऑप्शन सी नेपाली, ऑप्शन डी जोंगखा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जोंगखा। जोंगखा उन भाषाओं में से एक है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की आवश्यक विशेषता है। तो आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है। तो इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी दोहरी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या होगा सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताना है क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो किसने की थी, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न, और जो है उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो पूछा जाए कहाँ की थी, तो कलकत्ता में। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और वहाँ एक भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना की। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को अगर पूछा है राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और उन्होंने प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और जय हिंद दिए थे। तो दिल्ली चलो और जय हिंद के नारे किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। इनकी आत्मकथा कौन थी, आत्मकथा का नाम क्या था, तो द इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम था, द इंडियन स्ट्रगल इनकी आत्मकथा का नाम था। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा अधिवेशन कई बार पेपर में पूछा गया तो आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था। कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है,
वाटरलू का युद्ध, यहाँ पर पूछा गया वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था आपसे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1840। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1815 में। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। 18 जून 1815 को बेल्जियम में हुई वाटरलू का युद्ध। तो डेट भी याद रखना है, 18 जून 1815 को कहाँ हुआ था, तो बेल्जियम में हुआ था वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन बोनापार्ट की अंतरिम हार के रूप में चिन्हित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था पूछा गया। ऑप्शन ए अकबर एवं राणा प्रताप, ऑप्शन बी अकबर एवं हेमू, ऑप्शन सी अकबर एवं राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर एवं दुर्गावती। तो सही उत्तर बताना है आपको, इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर एवं हेमू के बीच 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1556 में किसके बीच लड़ा गया था, तो अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के समय में सामाजिक पार्टियों और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था। तो दिल्ली सल्तनत के समय में सामाजिक पार्टियों और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था पूछा गया है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी शिहाबुद्दीन मसूद, ऑप्शन डी जूना मोहम्मद खिलजी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। किसने सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया हार्नबिल त्यौहार, क्या दिया गया है, हार्नबिल त्यौहार देश मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो किस प्रदेश में मनाया जाता है हार्नबिल त्यौहार, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मेघालय। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कब से कब तक, तो 1 से 7 दिसंबर तक मनाया जाता है। यह नागा सैन्य दल द्वारा मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो नागा सैन्य दल द्वारा मनाया जाने वाला जो है त्यौहार है। अगला प्रश्न, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 10वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 5वां। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वां। कितनी रैंक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो 8वीं रैंक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें पूछा गया है एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। एफडीआई का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए संघीय निवेश विभाग, ऑप्शन बी वन विकास सूचकांक, ऑप्शन सी संघीय जांच विभाग, ऑप्शन डी विदेश प्रत्यक्ष निवेश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या होगा सही उत्तर, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है। तो इनमें से किसकी स्थापना भारत के में श्वेत क्रांति से संबंधित है आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए मदर डेयरी, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी सरस, ऑप्शन डी अमूल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अमूल होगा। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी अमूल होगा। भारत में श्वेत क्रांति अमूल की स्थापना से संबंधित है। अमूल भारत में एक डेयरी सहकारी समिति है जो गुजरात के आनंद में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात के आनंद में स्थित है। श्वेत क्रांति के माध्यम में अमूल ने भारत का दूध और दूध उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है पूछा गया है। सरदार सरोवर जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, सभी लोगों को यही याद रखना है।
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना अगर पूछा जाए किस नदी पर स्थित है तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना में से एक है। इसमें 4 प्रमुख राज्य जो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया था। तो किस नदी पर बनाया गया था? नर्मदा नदी पर। आपको इसके 4 प्रमुख राज्य याद रखना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है नाथुला दर्रा भारत और उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर चीन होगा। नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़कों में से एक है। जो नाथुला है दर्रा यह दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़कों में से एक है। यह भारत तिब्बत सीमा का पर समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कुंडनकुलम प्रसिद्ध है। तो कुंडनकुलम प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी जैव आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाह। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कुंडनकुलम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर बहती है? तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माही नदी जो है वो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो 2 बार काटती है। कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह किस भाषा में है पूछा गया है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाली इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किस शासक ने कराया था पूछा गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही उत्तर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न पूछा गया है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहाँ में बैठक की? तो आपको बताना है कहाँ बैठक की थी। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लाहौर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद होगा। क्या होगा सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर इलाहाबाद होगा। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी के जेल से रिहाई होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में बैठक की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर इलाहाबाद होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? तो 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? तो आपको इसका उत्तर बताना है क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन ए पंजाब हिंदू सभा, ऑप्शन सी इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, ऑप्शन डी नौजवान भारत सभा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने 5 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य था किसानों और श्रमिकों को रैली करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी बराबर की गुफाएं, ऑप्शन डी एलिफेंटा की गुफाएं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अजंता की गुफाएं। जो अजंता की गुफाएं 29 बौद्ध गुफा
मंदिरों की श्रृंखला है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, अजंता की गुफाएं।